पेज 229 क्वेश्चन नंबर 3 ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व कर रहे हैं जी हम, जिसमें एक ही एक्टिविटी के अंदर 4 आंसर्स आते हैं। क्वेश्चन 3 पढ़ने जी, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन एग्जाम में बड़ा ध्यान से पढ़ना है जी। कई बार सिर्फ ऑपरेटिंग मांगा होता है, बच्चे पूरा कैश फ्लो बना के आ जाते हैं। कई बार 2 एक्टिविटी मांगी हो सकती है, जैसे क्वेश्चन नंबर 4 में तो एक्टिविटी 1 मांगी है कि 2 मांगी है कि सारी मांगी है, उसको बड़ा ध्यान से पढ़ना है। आगे लिखा हुआ है जी पर्टिकुलर्स में 31 मार्च 2015 का डेटा दे रखा है और 31 मार्च 2014 का डेटा दे रखा है। तो ध्यान रहे इस बार लेटेस्ट वाला ईयर जो है, करंट ईयर जो है वो पहले है, प्रीवियस ईयर बाद में। पहली आइटम दे रखी है जी सरप्लस, जो कि नोट नंबर 2 होता है बैलेंस शीट का, रिजर्व एंड सरप्लस वाला। उसका एट द एंड वाला बैलेंस, एट द एंड वाला बैलेंस पिछले साल 89,000 था और इस साल 71,000। उसका डिफरेंस आ गया जी 18,000। उसका मतलब इस साल प्रॉफिट है 18,000 का या कुछ और मतलब लॉस है। सरप्लस वाले अकाउंट के अंदर पिछले साल 89,000 का बैलेंस था, इस साल के एंड तक सिर्फ 71,000 का बैलेंस है। 18,000 से बैलेंस घट गया है। और मान लीजिए सपोज डैडी की सेविंग लास्ट ईयर तक 10 लाख थी, इस साल के एंड तक सेविंग 9 लाख की रह गई, तो 1 लाख का घट गया। एफडी हमारी एफडी सेविंग कम हो गई है, मतलब लॉस हो गया, खर्चे ज़्यादा हो गए इनकम से। नेट लॉस फॉर द ईयर। प्रॉफिट है तो पॉजिटिव फिगर में दिखाएंगे, मतलब बिना ब्रैकेट के, और लॉस है तो नेगेटिव फिगर में दिखाएंगे, मतलब ब्रैकेट के साथ। इसके बाद सर हमें ध्यान है कि सिर्फ 4 आइटम लिखनी होती है, हर एक टाइप का डिविडेंड और रिजर्व और टैक्स। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, गुडविल, कैश इन हैंड, मशीनरी, इन 4 में से कोई भी नहीं है। पॉइंट नंबर 1 में इंफॉर्मेशन दे रखी है मशीनरी बेची है, ये भी यहाँ पर रेलिवेंट नहीं है। पॉइंट नंबर 2 में लिखा है इनकम टैक्स पेड, ये रेलिवेंट है। तो हमें सीक्वेंस भी ढूंढना है, अपने सीक्वेंस से, आंसर के सीक्वेंस से लिखना है, क्वेश्चन के सीक्वेंस से नहीं लिखना है। हमें प्रॉफिट फॉर द ईयर लिखने के बाद 4 आइटम ढूंढनी होती हैं। 4 आइटम में रिजर्व, टैक्स और डिविडेंड हर एक टाइप का, चाहे इंट्रीम हो, चाहे फाइनल हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे प्रेफरेंस हो, ये आइटम हमें ढूंढ करके लिखनी होती है। पहला काम ये है। तो पूरे क्वेश्चन के अंदर जो सेकंड लास्ट आइटम है वो हमें मिल गई इनकम टैक्स पेड। लेस हो चुका होगा इसलिए ऐड कर लें। $23,000 हमने ऐड कर लिया है। उसके बाद लिखा थर्ड पॉइंट में डिविडेंड पेड, ये आइटम थी। इसको सॉल्व करने के बाद हमारा पहला आंसर आएगा। पहले आंसर का नाम बताएं, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हमारा पहला आंसर आया है। पहला आंसर लाने वाला काम आप वर्किंग नोट में भी कर सकते हैं, मेन आंसर में भी कर सकते हैं। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये हमारा पहला आंसर आया है। कितना है ये बताएं? 41,000। सॉल्व करते हैं, ध्यान रखिए 2 आइटम प्लस होनी है, 1 आइटम माइनस होनी है। 18,000 माइनस होना है, बाकी दोनों आइटम प्लस होनी है, फिर आंसर आएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसके बाद का स्टेप क्या है? इसके बाद हमें ट्रेडिंग पीएनएल में आने वाली आइटम्स जो ऑपरेटिंग नहीं है और प्रॉफिट में ऐड या लेस हो चुकी हैं, उन्हें रिवर्स करने वाला काम करना होगा। उसके लिए पॉइंट नंबर 1 की हेल्प ले रहे हैं, एडजस्टमेंट की। अ पीस ऑफ मशीनरी
costing 50,000 on which depreciation of 20,000 had been charged was sold for 10,000. सर कॉस्ट है 50,000, डेप्रिसिएशन 20,000, तो इसका बैलेंस बचा, या इसको WTV भी बुलाते हैं, ये बचा 30,000 और इसका सेलिंग प्राइस है 10,000। क्या लगता है प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? कितना लॉस हुआ? लॉस हुआ है 20,000 का। ये लॉस स्टेटमेंट ऑफ P&L में आता है कि नहीं आता है? आता है। कौन सी हेडिंग में आता है? कौन सी हेडिंग में आता है? सर ऐड होता है। एक्सपेंस नहीं, मैं P&L की बात कर रहा हूँ जो कि सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 1 में जो सीखा था हमने कि 7 हेडिंग होती है एक्सपेंसेस की, उनमें से कौन सी हेडिंग में आता है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन? अदर एक्सपेंसेस में आता है, जो 7वीं हेडिंग थी अदर एक्सपेंसेस, उस वाली हेडिंग के अंदर आता है। इस वजह से प्रॉफिट घट गया होगा, अब हम इसलिए बढ़ा रहे हैं, ऐड बैक कर रहे हैं। Add loss on sale of machine। इसके बाद पॉइंट नंबर 1 में लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर। इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। डेप्शन P&L में आता है कि नहीं आता? आता है। कौन सी हेडिंग में आता है? डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, इस नाम से हेडिंग है P&L के अंदर। चैप्टर 1 पढ़ा आप लोगों ने, किसी और बैच में तो नहीं पढ़ा रहा, इसी महीने पढ़ा है ना चैप्टर 1। अगले देख के लग नहीं रहा मेरे को, अलग लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है मुझे। स्टेटमेंट ऑफ P&L में 2 इनकम की हेडिंग थी, 7 एक्सपेंस की हेडिंग थी, पहली 3 मटेरियल से रिलेटेड थी, चौथी एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन, अदर एक्सपेंस। P&L बैलेंस शीट इस पूरी बुक का बेस है। चैप्टर 1 अगर आपने ढंग से नहीं किया है तो घर जाके उसको ढंग से करें, वो अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है चैप्टर 4 और 5 भी वीक रह जाएंगे। P&L में आता है डेप्रिसिएशन, इस वजह से प्रॉफिट घट गया होगा, ये नॉन कैश ट्रांजैक्शन है इसीलिए ऐड बैक कर रहे हैं, ऐड डेप्रिसिएशन। सर इस क्वेश्चन में दो डेप्रिसिएशन दे रखे हैं, एक तो ये 20,000 वाला और एक अलग से लिखा हुआ है 18,000 वाला। तो समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऐड करें कौन सा ऐड ना करें, क्या करना चाहिए ऐसे में। तो देखिए क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन है कि ये वाला डिडक्शन है, ये एसेट सोल्ड वाला डेप्रिसिएशन। कोई एसेट है जो हमने परचेज की थी पास्ट में 50,000 की, उस पर पास्ट में डेप्रिसिएशन लग चुका है 20,000, ये सारी पास्ट की बातें। और जो P&L बनता है वो P&L बनता है एक्रूअल बेस के हिसाब से, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से, सिर्फ करंट ईयर की आइटम आती है। P&L एक ऐसी आइटम है जिसमें पिछले साल या अगले साल की कोई आइटम नहीं मिलेगी। P&L के अंदर सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर का ही डेप्रिसिएशन आता है, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है 18,000। ड्यूरिंग द ईयर डेप्रिसिएशन चार्ज वाज 18,000। तो ये करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है, ये P&L में आया होगा, इसकी वजह से प्रॉफिट घटा होगा, इसलिए इसी को ऐड करते हैं। तो एसेट सोल्ड वाला ऐड नहीं करना डेप्रिसिएशन, यहाँ पर करंट ईयर वाला डेप्रिसिएशन ऐड बैक करना, ध्यान रहेगा।
इसके अलावा जो आइटम दे रखी है ऊपर फिर से पढ़ते हैं जी। इन्वेंट्री तो वर्किंग कैपिटल वाला है, बाद में करना है। ट्रेड रिसीवेबल भी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी। गुडविल पर आ जाएगी। गुडविल बताइए जी लास्ट ईयर कितनी थी? 27। अब कितनी हो गई? तो परचेज करिए कि सेल करिए? कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। गुडविल एक नॉन करंट एसेट है। नॉन करंट एसेट के रिगार्डिंग कोई भी इनफ्लो या आउटफ्लो हो तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी होता है। तो अब इसको ऐड करें कि लेस करें बताइए? इग्नोर। समझिए, हमें क्या है, हमें ऐसे कुछ घर से हट के नहीं जाना है कि सर जो ऑपरेटिंग नहीं है उसे कुछ ना कुछ तो करो ही, या तो ऐड करो या लेस करो। नहीं, हम कॉन्सेप्ट क्या है माइंड में सर कि हमने P&L अकाउंट का फाइनल आंसर से स्टार्टिंग करी अपने आंसर। P&L अकाउंट का जो आखिरी आंसर आता है वो आता है नेट प्रॉफिट, उससे हमने अपने आंसर की शुरुआत करी है और हम P&L में ही आगे बढ़ रहे हैं। मतलब समझ लो P&L अकाउंट बना हुआ है, हम नेट प्रॉफिट से स्टार्टिंग कर लिए, P&L में अंदर बढ़ रहे हैं कि P&L में क्या क्या ऐड लेस हो चुका है उसको रिवर्स करना है। जो ऐड हो चुका है उसे लेस, जो लेस हो चुका है उसे ऐड। अब मुझे बताइए गुडविल परचेज क्या P&L में आता है? गुडविल परचेज करना तो एक फिक्स्ड एसेट है, ये तो बैलेंस शीट में आता है, ये तो P&L में आता ही नहीं है। तो गुडविल परचेज करने की वजह से ना तो प्रॉफिट बढ़ा होगा ना प्रॉफिट घटा होगा, इसलिए क्यों रिवर्स करें? इसलिए हमारे आंसर में नहीं आएगा। इसमें कंफ्यूजन रहती है कि सर कभी कोई आइटम आएगी कोई आइटम नहीं आएगी, कैसे समझ में आएगा, याद ही नहीं होता। तो सिंपल तरीका है सर आपको ये पता होना चाहिए कि P&L में कौन सी आइटम आती है। P&L में इनकम और एक्सपेंस आते हैं। ये 20,000 रुपए लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, इसका नेचर एक्सपेंस है, ये P&L में आ चुका होगा, प्रॉफिट घट चुका होगा, इसलिए ऐड बैक कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन ये एक एक्सपेंस है, P&L में से लेस हो चुका होगा, इसलिए आप ऐड बैक कर रहे हैं। लेकिन गुडविल परचेज करना ये तो एक एसेट है, ये एक्सपेंस नहीं है, इसकी वजह से प्रॉफिट घटा नहीं होगा, इसलिए उसे ऐड बैक भी नहीं करेंगे। क्वेश्चन में इन्वेस्टिंग मांगी होती तो उसमें लिखते थे गुडविल परचेज, ऑपरेटिंग में इसका कोई रोल नहीं। क्लियर हो गई जी बात? उसके बाद कैश इन हैंड, तो सर कैश में रहेगा। मशीनरी हो चुकी है, कंप्लीट हो गया जी। यहाँ पर पता है कि दूसरे आंसर का नाम बताइए हमारे, लिखते हैं साथ साथ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। पता है कितना आंसर आया? 79,000। ये हमारा दूसरा आंसर आया है। दूसरे वाला आंसर आने के बाद क्या करना होता है सर? करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज, इनके चेंजेस को ध्यान से पढ़ना होता है। ध्यान रहे करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन है। पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि प्लस ही करना है, पॉजिटिव का मतलब तो पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि प्लस ही करना है। पॉजिटिव रिलेशन का मतलब कि करंट लायबिलिटी जिस डायरेक्शन में जाए हम भी उसी डायरेक्शन में जाएंगे। करंट लायबिलिटी बढ़े तो हम भी अपने आंसर में बढ़ा देंगे, करंट लायबिलिटी घटे तो हम भी अपने आंसर में घटा देंगे। ये मतलब है पॉजिटिव रिलेशन का। नेगेटिव रिलेशन का मतलब है उल्टा, अगर क्वेश्चन में बढ़े तो हम घटा देंगे, क्वेश्चन में घटे तो हम बढ़ा देंगे। ये मतलब है नेगेटिव रिलेशन। ध्यान रहे करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन, करंट एसेट के साथ नेगेटिव रिलेशन। 1 मिनट का समय दिया जा रहा है, खुद से कीजिए ट्राई। क्वेश्चन में इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, केवल 3 आइटम है जो CACL वाली हैं। तीनों में आप खुद देखो कि इंक्रीज है कि डिक्रीज है, खुद दिमाग लगाओ कि ऐड होगा कि लेस होगा। 3 आइटम है केवल। इसमें तीनों कर लिया हो, तीसरा आंसर निकाल लीजिए। तीसरा आंसर निकाल गया हो तो चौथा आंसर निकाल लीजिए, चौथा आंसर निकाल गया तो अगला क्वेश्चन कर लीजिए। इन्वेंट्री पर आते हैं। इन्वेंट्री लास्ट ईयर कितनी थी? 4,000। अभी कितनी है? 12,000। बढ़ी है कि घटी है? बढ़ी है। तो उसको लिखेंगे सर इंक्रीज इन इन्वेंट्री, ट्रिपल आई।
8000 से बड़ी, क्या प्लस करने का मन है कि माइनस करने का मन है? माइनस हो जाएंगे आपके मार्क्स। करंट एसेट के साथ नेगेटिव रिलेशन है जी, बढ़े तो घटाओ। अब आते हैं अगले आइटम, ट्रेड रिसीवेबल। लास्ट ईयर कितना था? 45, अभी कितना है? 58। इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल्स 13,000, प्लस करने का मन है कि माइनस? ठीक, बड़े तो घटाओ, माइनस करेंगे नहीं। नेक्स्ट आइटम है सर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये करंट लायबिलिटी हुई। लास्ट ईयर कितने थे? 10,000, अभी कितने हैं? 14,600। इंक्रीज के डिक्रीज? इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। कितना इंक्रीज है? 4,600। प्लस के माइनस? प्लस होगा सर, करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव रिलेशन, बढ़े तो बढ़ाओ। जो तीन ही आइटम थी CACL वाली, तीनों हमने कंप्लीट कर लिए हैं। कैश इन हैंड, तीनों में से कोई एक्टिविटी नहीं होता, लास्ट में डिस्कस किया जाएगा अटेंडेंस के साथ। अब जो आंसर आएगा उसे क्या नाम देंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। बताएं जी कितना आंसर है? 62,600। इसके बाद क्या रह गए? लेस टैक्स पेड। टैक्स ऐसी आइटम है सर, सबसे स्टार्टिंग में ऐड होती है, सबसे एंड में लेस होती है। अगर आप टैक्स वाला पॉइंट इग्नोर कर दें तब भी आपका फाइनल वाला आंसर सेम आएगा, क्योंकि बीच का आंसर गलत हो जाए, तो ऐसा मिस नहीं कर सकते इसको। टैक्स पेड है सर 23,000। बताएं जी क्या आंसर है माइनस करने के बाद? 39,000 आंसर है, पॉजिटिव आंसर है, तो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। एक मिनट का समय लगाएं, क्वेश्चन पूरा देख लें, आंसर पूरा देख लें, डाउट हो तो पूछें। हाँ जी, जरूरी नहीं, घर पे टेस्ट की तैयारी करते हैं, ट्यूसडे वाले टेस्ट। क्वेश्चन 2 में जो हमने गुडविल रिटर्न ऑफ करी थी वो तो हमने ऐड करी थी। गुडविल रिटर्न ऑफ पे नहीं आता, गुडविल परचेज पे नहीं आता। ब्रैकेट लगा हुआ अमाउंट नेगेटिव है, तो सर क्वेश्चन खास है सर ये बात है, इसको प्लस कर दो क्वेश्चन दिखाना सर पीएनएल का एट द साल का बैलेंस, राइट इवेंट घटाने के बाद जो बचा। एक डाउट है सर कि क्वेश्चन नंबर 2 में गुडविल दे रखी थी 75,000, वो हमने कंसीडर करी, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 में जो गुडविल थी वो हमने इग्नोर करी। ऐसा भेदभाव क्यों? तो देखिए जी, अगर एसेट घटती है तो मतलब उस पर डेप्रिसिएशन लगा है, डेप्रिसिएशन पीएनएल में आता है, इसलिए उसे रिवर्स करना पड़ेगा। पीएनएल में से प्रॉफिट में से घट चुका होगा वो, इसलिए उसे ऐड बैक करना पड़ेगा। इसलिए कोई एसेट घट रही है तो डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन है वो ऑपरेटिंग के आंसर में आएगा। लेकिन कोई एसेट अगर बढ़ रही है तो डेप्रिसिएशन नहीं है, वो परचेज है, और एसेट की परचेज ये पीएनएल में नहीं आता। पीएनएल में कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आते हैं, तो प्रॉफिट में कोई इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा उसका, इसलिए वो कुछ भी नहीं करते उसका। इसके लिए मैंने हिंट लिख रखी है सर पेज 227 पे 9th पॉइंट देखें। पेज 227 पे पॉइंट नंबर 9 पढ़ें, क्या लिखा हुआ है?
क्या लिखा है गुडविल में? इफ इंक्रीज, अगर गुडविल बढ़ रही है तो पक्की बात है परचेज करिए, आउटफ्लो है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। आगे लिखा हुआ है माइनस कर दीजिए, लेस कर दीजिए इन्वेस्टिंग। और अगर कम हो रही है, गुडविल डिक्रीज हो रही है, तो डेफिनेटली हमने उसको अमोर्टाइज करा, डेप्रिसिएशन लगाया उसको, इसकी वजह से प्रॉफिट घट गया होगा। अब बढ़ा देने का टाइम आ गया है, ऐड कर देना है ऑपरेटिंग पे, लिखा हुआ आगे डिक्रीज ऐड इन ऑपरेटिंग। ध्यान रहेगा जी। बनाइए फॉर्मेट क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग दोनों मांगी है जी, दो फॉर्मेट बनेंगे। दो फॉर्मेट बनेंगे। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग में कितने आंसर आते हैं जी बताइए? एक। इन्वेस्टिंग में कितने आते हैं? इन्वेस्टिंग में भी एक ही आता है। ऑपरेटिंग में 4 आते हैं। ऑपरेटिंग में 4 आंसर आते हैं, इन्वेस्टिंग में 1, फाइनेंसिंग में। हाँ जी, फॉर्मेट तैयार है सभी का? From the following extracts taken from the balance sheet of the company on 31st March and additional information provided, you are required to calculate cash flow from operating and cash flow from finance. दो फॉर्मेट बनाने हैं इसमें। पर्टिकुलर्स में इंफॉर्मेशन दे रखी है 2018-2019 की। देखिए इस क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर पहले है, करंट ईयर बाद में है। हर बार क्वेश्चन में आगे पीछे करके देगा ये, हमें बड़ा ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इंक्रीज डिक्रीज में हम गलत कैलकुलेशन कर सकते हैं, ध्यान से नहीं पढ़ा। इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल है, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, और उसके बाद एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं। क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या लिखा हुआ? प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम्ड ऑन 31st March 2019 एट 5% प्रीमियम। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करें हमने 5% प्रीमियम पे। रिडम्पशन के टाइम पर प्रीमियम का मतलब पैसे देने एक्स्ट्रा, इश्यू के टाइम पे प्रीमियम का मतलब पैसे लेने एक्स्ट्रा। डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स वाज पेड एट द रेट 8%। इक्विटी शेयर पे 8% के हिसाब से डिविडेंड दिया गया है। आगे, फ्रेश इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स वाज डन ऑन 1st April 2018। मुझे बताइए करंट ईयर कौन सा है इसमें? 2019 जो 2019 वाला ईयर है, ये बेसिकली 18-19 वाला ईयर है ना। मतलब जो करंट ईयर है वो 1st April 18 से 31st March 19 तक का। इसमें 2018 लिखा हुआ है, ये कौन सा ईयर है? ये 17-18 वाला ईयर। ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है। तो लास्ट पॉइंट में लिखा है इक्विटी शेयर इशू हुआ है 1st April 2018 को। तो ये करंट ईयर में इशू हुआ है कि प्रीवियस ईयर में इशू हुआ है? करंट ईयर ये वाला ईयर। मैं इसलिए लिखवा रहा हूँ 2018 देखकर ऐसा लगे सर प्रीवियस ईयर है, तो 2019 तो करंट ईयर है, ऐसा ना लगे। ठीक है, 2018-19 ये करंट ईयर है, 17-18 ये प्रीवियस ईयर है। तो 1st April 18 को अगर इशू हुआ है शेयर तो करंट ईयर में ही इशू। क्लियर हो गई ये बात? अब स्टार्टिंग कैसे करनी है सर? हमें सबसे पहले हमें ऑपरेटिंग में प्रॉफिट चाहिए होता है। प्रॉफिट के लिए स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अवेलेबल है हमारे पास। लास्ट ईयर पीएनएल अकाउंट में 4 लाख पड़े थे, इस साल के एंड तक पीएनएल में 8 लाख रुपीस हो गए। तो प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ इस साल? क्या लग रहा है? प्रॉफिट हुआ। नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 4 लाख। हमारा पीएनएल अकाउंट में बैलेंस 4 लाख से 8 लाख हो गया, मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट 4 लाख है। उसके बाद हमें रिजर्व, टैक्स और डिविडेंड, ये 3 चीजें चाहिए होती हैं। पूरे क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है रिजर्व की,
पूरे क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है टैक्स की, लेकिन डिविडेंड की इंफॉर्मेशन, तो हमें डिविडेंड यहाँ पर ऐड करना होगा। एट % लिखा हुआ है। सर इसमें एसपीआर भी कर रहा हूं, डिस्कस करता हूँ। प्रीमियम में लिखा हुआ है, डिविडेंड में लिखा हुआ है 8%, इक्विटी शेयर का 8% डिविडेंड देना है। इक्विटी शेयर देखिए लास्ट ईयर कितने थे, लास्ट साल की शुरुआत में 20 लाख और साल की एंड में 30 लाख। 10 लाख रुपीस से शेयर्स बढ़े, मतलब हमने ड्यूरिंग द ईयर 10 लाख के शेयर्स इशू करें। अब डिविडेंड कौन से अमाउंट पे दें, 20 के 10 के 30। भाई ये 30 तो दोनों को मिला के ही बना हुआ है, 20 पुराने थे, 10 और इशू करता 30 आया। तो क्वेश्चन ये कि इस 20 पे देना है, इस 10 पे देना है, कि इन दोनों पे देना है, ये क्वेश्चन पता है नहीं आंसर। दोनों पे देना है। देखिए कैसे आंसर आया। सर ये वाले शेयर्स तो पुराने शेयर हैं, इन्वेस्टर्स ने पहले से ही पैसा लगा के रखा हुआ है, हमारे कंपनी में ब्लॉक करके रखा हुआ है और पूरे साल ब्लॉक करके रखा पैसा, तो वो डिजर्व करते हैं डेफिनेटली रिटर्न में डिविडेंड। इस 20 पे तो पक्का रिटर्न मिलेगा। अभी 10 लाख रुपए हमने नए लिए हैं पैसे लोगों से, अगर साल की बिल्कुल एंड में पैसा लिया है तो अभी डिविडेंड क्यों देंगे, पहले एक साल पैसा को यूज करेंगे बिजनेस में, तब पैसा देंगे प्रॉफिट। लेकिन क्वेश्चन लिखा हुआ है जो नए वाले शेयर हैं वो साल की शुरुआत में ही इशू कर दिए, तो पूरे साल हमने पब्लिक का पैसा यूज करा, बिजनेस में लगाया, प्रॉफिट कमाया, उस 10 लाख पर भी डिविडेंड देना होगा, तो डिविडेंड 30 लाख पर देंगे। अगर क्वेश्चन में डेट नहीं दे रखी होती इशू की तो आपकी मर्जी थी, आप बिगिनिंग भी मान सकते हैं, एंड भी मान सकते हैं, दोनों में अलग अलग आंसर आएगा, लेकिन दोनों आंसर सही होंगे। ये हो गया 2,40,000। तो डिविडेंड पे करना तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो यहाँ पर भी आएगा। सही है, करेक्ट। बताइए सही लिखा है कि गड़बड़? डिविडेंड पेड फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आउटफ्लो होता है, पैसा जा रहा है इसलिए ब्रैकेट लगेगा, तो यहाँ पे तो ब्रैकेट नहीं लगा रहे क्योंकि ये प्रॉफिट में से माइनस हो चुका है और इसे हम रिवर्स करना होगा शायद ना, इसलिए ऐड रखा। क्लियर हुई जी बात? अब ऑपरेटिंग में कौन सा आंसर आएगा? क्वेश्चन में इक्विटी डिविडेंड की बात कर रखी थी, हमने डिविडेंड दे दिया है, उसके अलावा किसी डिविडेंड की बात नहीं कर रखी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने 11th क्लास ईमानदारी से पास नहीं करी, बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा। प्रेफरेंस के डिविडेंड के लिए कुछ नहीं बोला हुआ, तो क्या नहीं देंगे डिविडेंड? प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको इक्विटी से प्रेफरेंस मिलती है दो चीजों में, डिविडेंड में और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। तो अगर कभी इक्विटी को डिविडेंड पे हुआ है तो डेफिनेटली उससे पहले प्रेफरेंस को डिविडेंड पे हुआ होगा। तो ये बात का ध्यान रखें, प्रेफरेंस डिविडेंड हमेशा देना है अगर इक्विटी वाले को डिविडेंड मिला है तो। पेज 228 पे सेकंड क्वेश्चन से जस्ट ऊपर वाली लाइन पढ़े जो ग्रीन कलर से लिखी हुई है। सेकंड क्वेश्चन से जस्ट ऊपर वाली लाइन क्या लिखा हुआ है, पढ़े ध्यान से। इफ इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, मिला सबको? यस सर। इफ इट इज मेंशन्ड इन द क्वेश्चन दैट इक्विटी डिविडेंड हैज बीन पेड,
कॉमा देन पे प्रेफरेंस डिविडेंड ऑल्सो। ध्यान रहेगा जी, इक्विटी को डिविडेंड मिला है तो पक्की बात है प्रेफरेंस को मिला ही होगा। क्वेश्चन के बिना कहे प्रेफरेंस को भी डिविडेंड दो। तो यहाँ पर डिविडेंड को इक्विटी डिविडेंड कर लीजिए और उसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड लिखिए। इस डिविडेंड को भी इक्विटी डिविडेंड बना लीजिए और यहाँ प्रेफरेंस डिविडेंड लिखिए। ये ऐसी मिस्टेक होती है बच्चे एग्जाम में करके आ जाता है, मेरा तो पूरा सही था, पता नहीं क्यों नंबर नहीं आए, क्योंकि ऐसी होती हैं हिडन एडजस्टमेंट्स। इसलिए क्वेश्चन स्पेशली बोलेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं कि मेरे को सॉल्व करो, मैं खुद ही ढूंढना। सर प्रेफरेंस डिविडेंड पे क्या रेट दें? इक्विटी वाले दे देते हैं, इक्विटी पे 8, प्रेफरेंस पे भी 8। सर इक्विटी पे प्रेफरेंस पे साफ साफ दे रखा 10% का रेट प्रेफरेंस पर फिक्स होता है, जो भी रेट लिखा होता है फिक्स होता है, हर साल वही मिलता है, ऑप्शन नहीं होता कभी बढ़े कभी घटे, इक्विटी के बराबर मिले, ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। प्रेफरेंस पे जो रेट लिखा हुआ है वही रेट रहेगा 10%। प्रेफरेंस शेयर में उससे गड़बड़, साल की शुरुआत में 2 लाख के थे, साल की एंड में 1 लाख के रह गए। इसका मतलब हमने -1 लाख करा, 1 लाख के प्रेफरेंस शेयर हमने रिडीम कर दिए, लोगों का पैसा वापस कर दिया। अब देखिए जो 1 लाख रुपए वाले हैं जो बचे हुए हैं तो पुराने प्रेफरेंस शेयर हैं, इन्होंने पूरे साल पैसा ब्लॉक रखा हमारी कंपनी में, तो ये तो डिविडेंड डिजर्व करते हैं। इन 1 लाख वालों को डिविडेंड पक्का मिलेगा। जिन लोगों का हमने पैसा वापस करा 1 लाख रिडीम करें, ये डिविडेंड डिजर्व करते हैं कि नहीं करते, ये डिपेंड करता है। अगर हमने पूरे साल इनका पैसा यूज करा तो डिविडेंड देंगे इनको। सिंपल जैसे लोन यूज करूंगा तो उस पर इंटरेस्ट दूंगा, लोन मैंने साल की शुरुआत में ही चुका दिया, मैंने पैसा इस्तेमाल ही नहीं करा तो इंटरेस्ट नहीं दूंगा। सेम लॉजिक है इसमें। तो प्रेफरेंस शेयर रिडीम कब कर रहे हैं, साल की शुरुआत में या एंड में, इस पे डिपेंड है। क्वेश्चन में दे रखा है प्रेफरेंस शेयर्स वर रिडीम ऑन 31 मार्च 19, मतलब ये 1 लाख रुपीस हमने पूरे साल यूज करे, साल के एंड में हमने वापस करा पैसा लोगों का, तो यूज तो कर लिया पूरे साल पैसा, उसके बदले में रिटर्न देना पड़ेगा, डिविडेंड देना पड़ेगा। तो इस 1 लाख पर भी डिविडेंड मिलेगा, मतलब पूरे 2 लाख पे डिविडेंड मिलेगा। रेफरेंस डिविडेंड वाला पॉइंट इसमें था जो गलती करा सकता था, और ये तो ध्यान रखना ही है कि कौन से वाला अमाउंट पर, ओपनिंग वाला अमाउंट है, क्लोजिंग वाला अमाउंट है, इस पे भी बड़ा ध्यान रखना है। क्वेश्चन में टैक्स नहीं है, क्वेश्चन में रिजर्व नहीं है, तो सॉल्व करके हमारा पहला आंसर आने वाला है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कितना आंसर है ये बताएं? हाँ जी, बोला तो बताऊंगा मैं। आगे बढ़ते हैं जी। अब हमें ढूंढनी है पीएनएल के अंदर आइटम ऐसी जो प्रॉफिट घटा या बढ़ा चुकी हैं बट ऑपरेटिंग नहीं होती और उनको रिवर्स करना होगा। जैसे कि सर प्रेफरेंस शेयर पे प्रीमियम पे रिडीम करा, प्रेफरेंस शेयर ध्यान से देखें, प्रीमियम पे रिडीम करें, 1 लाख रुपए जब पे करने का टाइम आया तो हमने 5% एक्स्ट्रा पैसा दिया, 5,000 रुपए एक्स्ट्रा दिए, ये लॉस है कि नहीं? पीएनएल में कौन सी हेडिंग में आता? फाइनेंस कॉस्ट। बिल्कुल सही है, इसके क्वेश्चंस भी करे हमने। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स में लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, इसको राइट ऑफ करने का जो लास्ट टॉपिक था, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल ब्रैकेट में फाइनेंस कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। तो पीएनएल का पार्ट है ये, पीएनएल में से घट चुका होगा, प्रॉफिट घटा चुका है, इसलिए इसे ऐड बैक करेंगे। इसको किस नाम से लिख सकते हैं? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, इस नाम से भी लिख सकते हैं।
5,000। इस 5,000 रुपये की वजह से प्रॉफिट घट गया होगा, ये एक्सपेंस है, लॉस है, इसलिए अब इसे ऐड बैक कर रहे हैं। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, फाइनेंसिंग एक्टिविटी भी है। रिडम्पशन के टाइम पे 1 लाख नहीं 1,05,000 की पेमेंट करी है। अब इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स 1 लाख ब्रैकेट में, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 5,000 ब्रैकेट। इस 1,05,000 को स्प्लिट करके भी लिख सकते हैं, 1 लाख अलग और 5,000 अलग, या फिर इकट्ठा भी लिख सकते हैं। अमाउंट कैसे आया, 2 लाख से प्रेफरेंस शेयर 1 लाख के रह गए, तो 1 लाख से घटे और 5% प्रीमियम पे रिडीम करा है, तो 1,05,000 के। उसी तरीके से इक्विटी शेयर भी सर 20 से 30 लाख के हो गए, तो इक्विटी शेयर इशू करें, ब्रैकेट लगाना है कि नहीं बताइए, नहीं लगाना ब्रैकेट। शेयर इशू करते हैं तो कंपनी को पैसा आता है, इनफ्लो। प्रेफरेंस डिविडेंड पे करना आउटफ्लो है, ब्रैकेट लगा दिया। इक्विटी डिविडेंड पे करना आउटफ्लो है, ब्रैकेट लगा दिया। इक्विटी शेयर इशू करना इनफ्लो है, बिना ब्रैकेट के लिखा। प्रेफरेंस शेयर रिडीम करे हैं, आउटफ्लो है, ब्रैकेट में लिखा। तीसरी आइटम है सर सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व। लास्ट ईयर नील और इस साल 1 लाख। एसपीआर कब बढ़ता है, कब घटता है, इसके लिए हमने थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ा, 5 ही वजह। एसपीआर को यूज कर सकते हैं, एसपीआर को घटा सकते हैं, उसके सिर्फ 5 ही यूजेस हैं। ये हम चैप्टर पढ़ चुके हैं, चैप्टर इशू ऑफ शेयर्स के अंदर, उस 5 के अलावा कोई छठा यूज नहीं है। लेकिन एसपीआर बढ़ता कब है, जब 3 में से कोई एक आइटम महंगी इशू, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर और डिवेंचर। जब सिक्योरिटीज प्रीमियम भी इशू होती, तभी ये सिक्योरिटी प्रीमियम क्रिएट होता। तो इस क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम 1 लाख रुपए से बढ़ रहा। कौन सी सिक्योरिटी इशू हो रही है इस क्वेश्चन के अंदर, इक्विटी शेयर। इसका मतलब जो 10 लाख के शेयर इशू करे हैं ना हमने इक्विटी वाले, ये 10% प्रीमियम पे इशू करें। 10 लाख तभी इक्विटी शेयर बढ़ा और 1 लाख से प्रीमियम बढ़ा। इसमें आप ये भी कर सकते हैं, इशू ऑफ इक्विटी शेयर एट प्रीमियम, और यहीं पर 11 लिख दिया, या फिर इक्विटी शेयर अलग और एसपीआर रिसीव्ड 1 लाख अलग। 10 लाख रुपए शेयर्स का पैसा मिला, 1 लाख रुपए प्रीमियम का पैसा मिला, टोटल 11 लाख रुपए मिला। दोनों ही तरीके 100% सही। सर रिजर्व यहाँ पर ऐड होता है, तो ये वाले रिजर्व यहाँ पर ऐड क्यों नहीं हो रहा, तो लॉजिक पर आइए, यहाँ पर हम रिजर्व क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि उस रिजर्व को क्रिएट करने के लिए प्रॉफिट कम हो चुका है। फॉर एग्जांपल हमारे पास प्रॉफिट 20 लाख था, हमने इस 20 लाख में से 5 लाख का रिजर्व बना दिया, अब 15 लाख का प्रॉफिट रह गया, तो प्रॉफिट घट गया इस रिजर्व की वजह से, इसलिए उस रिजर्व को ऐड बैक कर देते हैं। तो नॉर्मली सारे रिजर्व्स पीएनएल से ही क्रिएट होते हैं, इसलिए नॉर्मली सारे रिजर्व पीएनएल में ऐड बैक होते हैं, कैश फ्लो ऑपरेटिंग में। लेकिन एसपीआर ये ऐसा रिजर्व है जो पीएनएल से क्रिएट नहीं होता, ये सिर्फ सिक्योरिटी को महंगा इशू करने पर ही क्रिएट होता है। मतलब इस एसपीआर की वजह से हमारा प्रॉफिट पास्ट में नहीं घटा, इसलिए इसको ऐड बैक नहीं कर रहे। ठीक है, तो एसपीआर वाला रिजर्व यहाँ ऐड नहीं होगा, वही रिजर्व ऐड होगा जो प्रॉफिट से क्रिएट होता है। नेक्स्ट आइटम पीएनएल हो चुका है। नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स। बताइए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर ऑपरेटिंग में लिखें कि फाइनेंसिंग में लिखें, दोनों में। डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, इसलिए फाइनेंसिंग में आएगा, और डिवेंचर इंटरेस्ट पे करना एक्सपेंस है, इसकी वजह से प्रॉफिट घट गया होगा, इसलिए उसको रिवर्स भी करना पड़ेगा, इसलिए ऑपरेटिंग में भी आएगा।
पीएनएल में कौन सी हेडिंग में आता है जी? इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पीएनएल में कौन सी हेडिंग में आता है? फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट बताएं जी, इंटरेस्ट घट रहा है कि बढ़ रहा है? 20,000 प्लस में कि माइनस में? चलिए बोर्ड पे देखिए। क्वेश्चन से बाहर आ रहे हैं 2 मिनट के लिए। सर 2018 में बिल्डिंग का बैलेंस 20 लाख, 2019 में 25 लाख। तो इससे क्या पता चला कि हमने इस साल 5 लाख की बिल्डिंग और खरीदी। करेक्ट है? मतलब इस 25 लाख में पुराने वाले बिल्डिंग 20 लाख की इंक्लूड। करेक्ट है? मतलब बैलेंस शीट में ऐसा नहीं है कि उसी टाइम खरीदी हुई एसेट आती है। बैलेंस शीट में उस दिन जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी आती हैं, भले खरीदी 5 साल पहले हो। बैलेंस शीट में उस दिन जितनी भी लायबिलिटीज हैं वो सारी आती हैं, भले वो लोन लिया 10 साल पहले हो। मतलब बैलेंस शीट ऐसी आइटम नहीं जो सिर्फ इसी साल के आइटम दिखाता। बैलेंस शीट ऐसी आइटम है तो उस डेट पर सारी एसेट सारी लायबिलिटी दिखाता है इररिस्पेक्टिव ऑफ ईयर। फिर हमारी ये बात। अब आ रहे हैं पीएनएल। तो लास्ट ईयर वाले कॉलम में 50 लाख की सेल लिखी है, करंट ईयर के कॉलम में 60 लाख की सेल लिखी है। तो क्या 60 में 50 इंक्लूड है? नहीं। 50 लाख बता रहा है पिछले साल टोटल 50 लाख की सेल हुई थी, और यहां बता रहा है इस साल टोटल 60 लाख की सेल हुई। ये तो फ्रेश सेल है ना। क्या ट्रेडिंग पीएनएल में हम लास्ट ईयर की सेल जोड़ करके लिखते हैं या इसी साल की सेल लिखते हैं? इसी साल की सेल लिखते हैं। तो जो पीएनएल है वो पीरियोडिक कॉन्सेप्ट है, वो स्ट्रिक्ट टू पर्टिकुलर ईयर होता है। वो सिर्फ उसी ईयर की आइटम लेगा, ना नेक्स्ट ईयर की लेगा और ना प्रीवियस ईयर की लेगा। तो इसलिए पीएनएल की आइटम में ध्यान रखना, पीएनएल की आइटम में हम चेंज कंसीडर नहीं करते, करंट ईयर कंसीडर करते हैं। मतलब आपसे पूछा होगा कैश फ्लो पे आ जाता है, इसको देखकर कैश फ्लो पे आ जाते हैं। तो सर बिल्डिंग 20 से 25 की हो गई, मतलब 5 लाख की बिल्डिंग खरीदी है, इन्वेस्टिंग में 5 लाख माइनस आउटफ्लो पैसा गया। सेल पर आ जाओ, लास्ट ईयर सेल 50 लाख, इस साल सेल 60 लाख। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के हिसाब से अगर डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करें तो सेल्स इस साल की कितनी? 60 लाख। कैश आया होगा 60 लाख, इसके लिखेंगे, कैलकुलेटर लिखेंगे। फिर लास्ट ईयर 50 लाख की सेल हुई, लास्ट ईयर 50 लाख रुपए आ गए। इस साल 60 लाख की सेल हुई तो 60 लाख रुपए इस साल आ गए। समझ आ रही है बात? तो जो ट्रेडिंग पीएनएल की आइटम है, ट्रेडिंग में कौन-कौन सी आइटम आती हैं? केवल 2 आइटम, रेवेन्यू और एक्सपेंस। जो रेवेन्यू और एक्सपेंस हैं वो करंट ईयर की ही आइटम होती हैं, उसमें चेंज कंसीडर नहीं करते, करंट ईयर की आइटम ही कंसीडर करते हैं। एग्जांपल मैंने और दिया यहाँ पे वेजेस का, कि वेजेस पिछले साल 21 लाख पे करी है, इस साल वेजेस 22 लाख पे करी है। इस साल कैश फ्लो बनाएंगे, इस साल 22 लिखेंगे, 1 लाख नहीं लिखेंगे। तो जो कि देखो वाले तो कुछ भी नहीं है, पहले लास्ट साल 21 लाख की वेजेस पे करी, इस साल 22 लाख की वेजेस पे करी, मतलब तो कुछ भी नहीं है। हम कैश फ्लो बना रहे हैं करंट ईयर का, इस साल कितना कैश गया कितना कैश आया, तो 22 लाख रुपए कैश गया है वेजेस की वजह से। समझ आ रही है ये बात? इस बेस को माइंड रखते हुए अब आंसर दें। लास्ट ईयर इंटरेस्ट पे किया था 80,000, इस साल इंटरेस्ट पे करा है 1 लाख। कितना इंटरेस्ट लिखना है? 1 लाख लिखना है। इसमें 20,000 नहीं देखना, क्योंकि एक्सपेंस वाली आइटम है, ये पीएनएल वाली आइटम, एसेट लायबिलिटी नहीं है जो इंक्रीज या डिक्रीज होती है। रेवेन्यू एक्सपेंस होती है ऐसी आइटम है जो फ्रेश स्टार्ट है। समझो इस चीज को। बुकिश मैनुअल अकाउंटिंग की बात करते हैं, मान लीजिए मेरे पास रजिस्टर बना हुआ है बिल्डिंग का,
उसमें सारे बिल्डिंग के खाते लिखता हूँ मैं प्लस माइनस, तो सेम रजिस्टर चलता रहेगा कई सालों तक, नया रजिस्टर नहीं बनेगा हर साल, क्योंकि डेप्शन लगना है बस और परचेज से लिखनी है बस। लेकिन जो रेवेन्यू और एक्सपेंस के उसके हर साल फ्रेश रजिस्टर बनेंगे। लास्ट ईयर की सेल मैं साल की सेल में नहीं जोड़ूंगा, लास्ट ईयर की परचेज में साल की परचेज में नहीं जोड़ूंगा, लेकिन बिल्डिंग लास्ट ईयर की मेरे पास है, इस साल और खरीदी तो जोड़ूंगा, तो नहीं टोटल बिल्डिंग लिखूंगा। तो एसेट लायबिलिटी लास्ट ईयर की ऐड की जाती है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंस लास्ट ईयर का एडलस नहीं किया जाता। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर करंट ईयर वाले लिखेंगे 1 लाख। ब्रैकेट किधर लगाऊं जी? फाइनेंसिंग ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग में सर आउटफ्लो है, पैसा जा रहा है, फाइनेंसिंग ब्रैकेट लगेगा। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की वजह से प्रॉफिट कट चुका है, इसलिए ऐड बैक कर रहे हैं, इसलिए यहां ब्रैकेट नहीं लगेगा। अच्छा जी, इस क्वेश्चन में कोई भी करंट एसेट या करंट लायबिलिटी नहीं दे रखी, इस क्वेश्चन में टैक्स पेड भी नहीं दे रखा। अब जो हमारा आंसर आएगा वो दूसरा आंसर नहीं, सीधा चौथा आंसर होगा। ऑपरेटिंग में अब जो आंसर आएगा हमारा वो दूसरा आंसर नहीं, सीधा चौथा आंसर होगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि क्वेश्चन में CACL नहीं है और टैक्स पेड भी नहीं है। उसके बाद सीधा नेक्स्ट आंसर लिखते हैं। नेट कैश फ्लो बताओ कितना आंसर आया? 7,65,000। फाइनेंसिंग का आंसर बताएंगे कितना आ रहा? पॉजिटिव आ रहा है फाइनेंसिंग का कि नेगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव। ठीक, दोनों आंसर पॉजिटिव होंगे। ऑपरेटिंग फाइनेंस दोनों का आंसर पॉजिटिव है। इसमें नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इसमें आंसर लिखेंगे नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सर आगे नेट वेट लगाना जरूरी है? नहीं, दो मिनट का समय लगा क्वेश्चन रीड करें, सॉल्यूशन देखें।